आज हम एक ऐसे लेखक की कहानी जानेंगे जिनका एक नाम नहीं बल्कि दो थे। एक ऐसा लेखक जिसने सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बद्री नारायण चौधरी की, जिन्हें साहित्य की दुनिया प्रेमघन के नाम से बेहतर जानती है। प्रेमघन सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक तरह से युग निर्माता थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के संस्थापकों में से एक माना जाता है, एक मजबूत स्तंभ। तो चलिए उनकी इस पूरी यात्रा को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, उनकी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर में चलना होगा जिसमें वो लिख रहे थे। तो ये भारतेंदु युग आखिर था क्या? सोचिए, ये वो समय था जब हिंदी साहित्य अपनी पुरानी चौखटों को तोड़कर एक बिल्कुल नई शक्ल ले रहा था। मतलब एक तरह की साहित्यिक क्रांति का समय था, और प्रेमघन ठीक इसके केंद्र में थे। जी हाँ, उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के सबसे करीबी और सबसे प्रतिभाशाली साथियों में से एक गिना जाता था। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि उस पूरे साहित्यिक आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ थे। एक ऐसा आंदोलन जो हिंदी को आम लोगों की भाषा बना रहा था। अब जरा उनके व्यक्तिगत जीवन और उनकी साहित्यिक पहचान पर एक नजर डालते हैं। ये काफी दिलचस्प है। 1855 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मे प्रेमघन का जीवन देखा जाए तो पूरी तरह से हिंदी साहित्य को ही समर्पित था। उनका लेखन का दौर दशकों तक फैला रहा और 1923 में वो इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत मजबूत विरासत छोड़ गए। अब देखिए ये स्लाइड कितनी दिलचस्प है। उनकी दोहरी साहित्यिक पहचान। जब वो हिंदी में लिखते थे तो उनका उपनाम होता था प्रेमघन, यानी प्रेम का बादल, और जब वो उर्दू में लिखते थे तो अपना नाम रखते थे अब्र, जिसका मतलब भी बादल ही होता है। सोचिए, एक ही व्यक्ति, दो भाषाएं और एक ही प्रतीक। प्रेमघन किसी एक विधा में बंद कर रहने वालों में से नहीं थे। उनका लेखन कई दिशाओं में फैला हुआ था। जरा सोचिए, उनकी सारी प्रतिभा, उनकी कविताएं, उनके नाटक, उनके निबंध, सब कुछ एक ही जगह इकट्ठा है। इस संग्रह का नाम है प्रेमघन सर्वस्व, और ये उनके विशाल साहित्यिक योगदान का एक जीता जागता सबूत है। उनकी कविताओं में दो धाराएं एकदम साफ दिखती हैं। एक है देशभक्ति और दूसरी है समाज सुधार। जीर्ण जनपद जैसी कविताओं में वो देश की दशा पर लिखते हैं, तो वहीं आनंद अरुणोदय में एक नए सवेरे की उम्मीद जगाते हैं। उनकी हर रचना अपने समय की एक बुलंद आवाज थी। कविता के अलावा उन्होंने मंच के लिए भी खूब लिखा। उनके नाटक जैसे भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन उस दौर की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। खास तौर पर भारत सौभाग्य, जो कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, ये दिखाता है कि वे सिर्फ साहित्यकार नहीं थे, बल्कि अपने समय के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी कितनी पैनी नजर रखते थे। और उनके निबंधों को देखिए, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, हिंदी भाषा का विकास, ये विषय ही बताते हैं कि वो सिर्फ एक कवि या नाटककार नहीं थे, बल्कि एक बहुत गंभीर विचारक और समाज समीक्षक भी थे। लेखन के अलावा प्रेमघन ने पत्रकारिता के जरिए भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मिर्जापुर जैसे शहर से उन्होंने दो बड़ी पत्रिकाएं निकाली, आनंद कादम्बिनी जो मासिक थी और नागरी नीरद जो साप्ताहिक थी। और ये सिर्फ पत्रिकाएं नहीं थी, ये नए विचारों के मंच थे, जिनके जरिए उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाई। तो सवाल ये उठता है कि प्रेमघन हमारे लिए क्या छोड़ गए? उनकी विरासत आखिर है क्या? प्रेमघन की असली विरासत ये है कि उन्होंने अपनी कलम को सिर्फ कला के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन के लिए इस्तेमाल किया। और उनका मिशन था साहित्य के जरिए देश और समाज को जगाना। उन्होंने हिंदी भाषा को गढ़ा, उसे मजबूत किया और उसमें राष्ट्रीय चेतना के बीज बोए। उनकी ये प्रसिद्ध पंक्ति उनके देश प्रेम का सार है, धन्य भूमि भारत सब रत्नी उपजावती। इसका मतलब है कि भारत की यह धरती धन्य है जो हर तरह के रत्न पैदा करती है। और ये हमें इस सवाल पर लाके छोड़ देता है कि एक लेखक की कलम में आखिर कितनी ताकत होती है कि वो पूरे देश की सोच और पहचान को एक नई दिशा दे सके। नमस्ते। सोचिए, एक ऐसा दौर जब पूरा देश बदल रहा था, समाज, सियासत, सब कुछ, और इसी उथल-पुथल के बीच साहित्य में एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी की नहीं सुनती थी, जो परंपराओं को सीधी चुनौती देती थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र की। यही सवाल तो प्रताप नारायण मिश्र की पूरी कहानी का सार है। मतलब कोई इंसान जिसने स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं की, वो कैसे
कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरी भाषा की दिशा तय कर सकता है, ये अपने आप में एक पहेली है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ये है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु युग के आप कह सकते हैं सबसे अहम लेखकों में से एक। पर उन्हें सिर्फ एक निबंधकार या पत्रकार कहना, समझिए उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो तो अपनी बेबाक और चुटीली शैली से समाज को आईना दिखाने वाले एक जबरदस्त सुधारक थे। जिंदगी भले ही छोटी मिली, पर उनका काम वो तो आज भी हिंदी साहित्य को रोशन कर रहा है। उनके कहानी की शुरुआत ही कह सकते हैं एक बगावत से होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से लिखा और हर परंपरा की बेड़ी को तोड़ डाला। जरा उनके जीवन काल पर नजर डालिए। सिर्फ 38 साल, 1856 में जन्म और 1894 में निधन। सोचिए, इतने कम वक्त में कोई इंसान इतना कुछ कैसे कर सकता है। ये वाकई किसी भी पैमाने पर असाधारण है। उनके पिता एक जाने माने ज्योतिषी थे और वो चाहते थे कि बेटा भी परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाए। लेकिन प्रताप नारायण, उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। साहित्य और समाज सुधार की लहरें थीं। बस यहीं से उनके उस विद्रोही और आजाद ख्याल स्वभाव की नींव पड़ी। और यही बात तो उन्हें सबसे अलग बनाती है ना? सोचिए, स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, लेकिन सीखने का जुनून वो तो बढ़ता ही गया। उन्होंने अपने दम पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला, इन सब भाषाओं पर महारत हासिल की। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ज्ञान किसी चारदीवारी का मोहताज नहीं होता। तो अब बात करते हैं उनके सबसे शक्तिशाली हथियार की, उनकी कलम की। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने पत्रकारिता को सिर्फ खबरें छापने का नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक जबरदस्त जरिया बना दिया। साल 1883 में कानपुर से उन्होंने ब्राह्मण नाम की एक मैगजीन शुरू की। अब ये कोई आम मैगजीन नहीं थी, नहीं, ये तो समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और हर तरह के अन्याय के खिलाफ एक खुला मोर्चा था। अपनी कलम के जरिए उन्होंने समाज पर ऐसे तीखे वैचारिक हमले किए कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। और इसी पत्रिका से उनका वो मशहूर नारा गूंजा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। समझिए, उस दौर में जब भारत अपनी पहचान तलाश रहा था, तब ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो भाषा, संस्कृति और राष्ट्र को एक धागे में पिरोने का एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन बन गया था। लेकिन उनकी दुनिया सिर्फ पत्रकारिता तक ही नहीं रुकी, उनका साहित्यिक योगदान तो और भी विशाल और विविध था। तो चलिए अब उनके साहित्यिक संसार में एक डुबकी लगाते हैं। जरा उनके निबंधों के टॉपिक देखिए। धोखा, दांत, पेट, नाक, मूंछ, सुनने में कितने आम से लगते हैं ना? पर यही तो उनकी खासियत थी। वो इन एकदम साधारण सी चीजों में छिपे इतने गहरे सामाजिक और दार्शनिक मतलब खोज निकालते थे कि पढ़ने वाला हैरान रह जाए। यही बात उनके लेखन को असाधारण बनाती थी। और बात सिर्फ निबंधों की नहीं है, उन्होंने हिंदी थिएटर को भी एक नई दिशा दी। हटी हम मीर, गौ संकट और भारत दुर्दशा, उनके ये नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, ये तो जमाने की सामाजिक और राजनीतिक हकीकत पर एक तीखा तंज थे। उनकी शायरी, उनकी कविताएं वो भी कमाल की थीं। मन की लहर और प्रेम पुष्पावली जैसी रचनाओं में उनकी भाषा का जो बहाव है और भावनाओं की जो गहराई है, बस देखते ही बनती है। इससे साफ पता चलता है कि वो साहित्य के हर फॉर्मेट के उस्ताद थे, चाहे गद्य हो या पद्य। तो इतने कम समय में उन्होंने कितना कुछ लिखा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अपनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने कुल 32 किताबें लिखीं और उनमें से 20 तो उनकी अपनी मौलिक रचनाएं थीं। ये उनकी लिखने की जबरदस्त क्षमता और लगन का जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि प्रताप नारायण मिश्र की विरासत आखिर है क्या? ऐसा क्या था उनमें कि आज भी हिंदी साहित्य में उनका नाम इतने सम्मान के साथ लिया जाता है? चलिए उनकी इस स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। उनके कद का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने इनकी अनोखी गद्य शैली के लिए इन्हें हिंदी का एडिसन कह दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य के लिए उनके जुनून को देखते हुए उन्हें द्वितीय भारतेंदु यानी दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र तक कहा गया। और ये उस जमाने का सबसे बड़ा सम्मान था, समझिए। और ये सब उन्होंने सिर्फ 38 साल की उम्र तक हासिल कर लिया था। ये नंबर बार बार हमें याद दिलाता है कि उनकी जिंदगी कितनी छोटी लेकिन कितनी ज्यादा प्रभावशाली थी। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है।
उन्हीं की याद में भारत के नए और प्रतिभाशाली लेखकों को पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान इस बात को पक्का करता है कि साहित्य की जो मशाल उन्होंने जलाई थी वो आज भी और हमेशा जलती रहे। तो चलिए इस बातचीत को उनके ही एक बहुत मार्मिक शेर के साथ खत्म करते हैं। उन्होंने लिखा था, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये लाइनें सिर्फ एक विदाई नहीं हैं, ये अपने देश और देश के लोगों के लिए उनके गहरे प्यार को दिखाती हैं और साथ ही इस बात की समझ को भी कि जीवन कितना छोटा है। एक ऐसी सोच जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। नमस्ते। हिंदी साहित्य में ना एक ऐसा नाम है जिसने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि एक पूरी भाषा का कह सकते हैं नक्शा ही बदल दिया, और वो नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो नंबर है 34, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूरी जिंदगी है। सोचिए, सिर्फ 34 साल, 1850 से 1885 तक। तो सवाल यही है कि कोई इंसान सिर्फ 34 साल में एक पूरी भाषा, उसके साहित्य में एक क्रांति कैसे ला सकता है? चलिए आज उनके इसी कमाल के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसे ही आधुनिक हिंदी के पितामह नहीं कहा जाता। मतलब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। साहित्य हो, समाज सुधार हो या फिर पत्रकारिता, हर चीज में उनका जो काम था ना, वो ऐतिहासिक था। एक ऐसा काम जिसने हिंदी को एक पूरी की पूरी नई शक्ल, एक नई दिशा दे दी। लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उनका सफर चुनौतियों से भरा हुआ था। चलिए सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं, जहां से इस पूरी कहानी की नींव पड़ी। साल था 1850। काशी के एक बहुत ही माने जाने परिवार में उनका जन्म हुआ, पर बचपन से ही मुश्किलें साथ थीं। सोचिए, सिर्फ 5 साल के थे जब मां नहीं रहीं, और 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पिता का साया भी सर से उठ गया। पढ़ाई के लिए क्वींस कॉलेज गए तो सही, पर उनका मन वहां रमा नहीं। उन्होंने जल्दी कॉलेज छोड़ा और खुद से पढ़ने का, मतलब स्वाध्याय का रास्ता अपना लिया। और जानते हैं, इसी स्वाध्याय ने उन्हें साहित्य का सचमुच एक महासागर बना दिया। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में इतना कुछ लिखा, इतना ज्यादा लिखा कि उस जमाने में किसी और के लिए ये सोचना भी नामुमकिन था। खासकर नाटकों की दुनिया में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने सिर्फ ओरिजिनल नाटक ही नहीं लिखे, बल्कि दूसरी भाषाओं के बेहतरीन नाटकों का अनुवाद भी किया। इससे हुआ ये कि हिंदी नाट्य साहित्य और भी अमीर हो गया। और उनके नाटकों की रेंज देखिए, कमाल की थी। एक तरफ तो अंधेर नगरी जैसा तीखा राजनीतिक व्यंग्य है, और दूसरी तरफ भारत दुर्दशा, जिसमें देश के उस वक्त के हालातों पर गहरी चिंता झलकती है। यही नहीं, उन्होंने मुद्रा राक्षस और रत्नावली जैसे क्लासिक संस्कृत नाटकों का ऐसा अनुवाद किया कि वो आम लोगों तक भी आसानी से पहुंच गए। अच्छा, नाटक तो थे ही, पर वो काव्य में भी उस्ताद थे। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ उस जमाने की पारंपरिक काव्य भाषा यानी ब्रज भाषा में ही नहीं लिखा, बल्कि खड़ी बोली में भी कविताएं की। अब देखिए, खड़ी बोली उस वक्त गद्य के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो उसे कविता में लाना ये अपने आप में एक बहुत ही नई और आधुनिक शुरुआत थी। उनकी कविताओं की लिस्ट भी काफी लंबी है। इसमें प्रेम मालिका और प्रेम सरोवर जैसी प्रेम से भरी रचनाएं भी मिलेंगी, तो वहीं भारत वीरत्व जैसी देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताएं भी। ये सब दिखाता है कि उनकी कलम में कितनी ताकत और कितना विस्तार था। तो साहित्य तो था ही, पर भारतेंदु का एक और बहुत बड़ा योगदान था जिसे हम भूल नहीं सकते। वो एक जबरदस्त पत्रकार भी थे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ही हिंदी पत्रकारिता की असल नींव रखी। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बहुत ही जरूरी पत्रिकाएं शुरू की। सबसे पहले 1868 में आई कवि वचन सुधा, फिर 1873 में आई हरिश्चंद्र मैगजीन, और ये तो इतनी जरूरी थी कि इसे आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मस्थान ही माना जाता है। और फिर 1874 में बालाबोधनी। जरा सोचिए, उस दौर में खास तौर पर महिलाओं की पढ़ाई लिखाई और जागरूकता के लिए एक पत्रिका निकालना, ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। और उनकी पत्रिका से जुड़ा ये एक वाक्य सब कुछ बयां कर देता है। हिंदी नई चाल में ढली। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक घोषणा थी। साल 1873। असल में यही वो मोड़ था जब से हिंदी गद्य ने एक बिल्कुल नया, एक आधुनिक रूप लेना शुरू कर दिया।
तो कुल मिलाकर देखें तो भारतेंदु ने साहित्य और पत्रकारिता के जरिए एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी जिंदा है और हमें लगातार प्रेरणा देती है। सोचिए, अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने साहित्य के जरिए क्या क्या नहीं किया। देशभक्ति की भावना जगाई, समाज सुधार की आवाज उठाई, लोगों में राष्ट्रीयता का जज्बा भरा और सबसे बड़ी बात, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा के लिए जो प्यार जगाया ना, वो जो अलख जगाई, वो आज भी हिंदी साहित्य का सबसे सुनहरा पन्ना माना जाता है। और आखिर में एक सवाल है जो मन में बार बार आता है कि अगर भारतेंदु ने सिर्फ 34 सालों में इतना कुछ कर दिखाया, तो अगर उन्हें एक लंबी जिंदगी मिली होती तो वो और क्या क्या कर गुजरते। ये सवाल ही अपने आप में उनकी काबिलियत और उनकी विरासत के विशाल होने का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा सवाल जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में। ये एक ऐसा नाम है जिसका हिंदी भाषा के इतिहास पर बहुत ही गहरा असर रहा है, लेकिन आज भी ये एक बड़े विवाद का विषय बने हुए हैं। तो चलिए उनके काम से जुड़े इस बुनियादी टकराव को समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो एक दूरदर्शी इंसान थे जो समय की नब्ज को पहचानते थे, या फिर वो बस एक ऐसे सहयोगी थे जो अंग्रेजी हुकूमत के फायदे के लिए काम कर रहे थे? यही सवाल उनकी विरासत को इतना पेचीदा बना देता है। देखिए, राजा शिवप्रसाद के विचारों को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर को समझना होगा जिसमें वो जी रहे थे। उनका जन्म 1823 में वाराणसी में हुआ था। अब जरा सोचिए, उनके पूर्वज तो दिल्ली में मुगल दरबार का हिस्सा थे, लेकिन उनका अपना करियर ब्रिटिश राज के दौरान ऊंचाइयों पर पहुंचा। मतलब ये दो अलग अलग दुनियाओं का जो मेल था, वही उनके नजरिए को बना रहा था। और ये मेल सिर्फ दो संस्कृतियों का नहीं था, बल्कि भाषाओं का भी था। वो हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन सभी भाषाओं को अच्छी तरह जानते थे। और भाषाओं पर उनकी यही जबरदस्त पकड़ उनके अनोखे भाषाई सोच की नींव बनी। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उनके अच्छे रिश्तों का ही ये नतीजा था कि उन्हें राजा और सितारे हिंद जैसे बड़े खिताब मिले। इससे उन्हें ताकत और रुतबा तो मिला, लेकिन यही बात बाद में उनकी आलोचना की एक बहुत बड़ी वजह भी बनी। चलिए अब जरा उनके मूल विचार को समझते हैं कि वो कैसी सरल और सबकी समझ में आने वाली भाषा बनाना चाहते थे। उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था आम बोलचाल की हिंदी। मतलब उनका मानना था कि भाषाविदों के लिए एक बहुत ही शुद्ध भाषा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है आम जनता के लिए एक ऐसी भाषा बनाना जो व्यवहारिक हो, जिसे सब समझ सके, भले ही उसमें फारसी और अरबी के शब्द क्यों न हों। और उनके इस विचार का सबसे बड़ा सबूत है उनका अखबार, बनारस अखबार। सोचकर देखिए, लिपि तो देवनागरी इस्तेमाल की, लेकिन भाषा में आम बोलचाल के उर्दू शब्द खूब इस्तेमाल किए। उस जमाने में ऐसा करना एक बहुत ही साहसिक और क्रांतिकारी प्रयोग था। और यहीं से असली टकराव की कहानी शुरू होती है, जब उनका नजरिया एक बहुत ही ताकतवर और एकदम विपरीत विचारधारा से टकराता है। ये टकराव था हिंदी के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग सपनों का। एक तरफ थे राजा शिवप्रसाद और दूसरी तरफ थे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए कि दोनों के आदर्शों में कितना फर्क था। शिवप्रसाद एक ऐसी भाषा चाहते थे जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए, जिसमें उर्दू फारसी के शब्द स्वाभाविक तौर पर घुले मिले हों। वहीं दूसरी ओर हरिश्चंद्र एक राष्ट्रवादी और शुद्ध हिंदी चाहते थे, जिसकी जड़ें संस्कृत में हों और जिसमें से विदेशी शब्दों को निकाल दिया जाए। ये एक तरह से व्यवहारिकता बनाम सांस्कृतिक शुद्धता की बहस थी। और ये विरोध सिर्फ विचारों का नहीं था। स्रोत साफ बताते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजा शिवप्रसाद की उर्दू की तरफ झुकाव का बहुत कड़ा विरोध किया था, जिससे ये पूरा संघर्ष और भी ज्यादा व्यक्तिगत हो गया था। अब जरा उनके साहित्यिक योगदान पर नजर डालते हैं। उन्होंने इतना कुछ लिखा कि उससे भाषा के साथ उनका गहरा रिश्ता साफ पता चलता है। उन्होंने हिंदी में कुल 18 रचनाएं लिखी। ये संख्या ही अपने आप में हिंदी के प्रति उनके बड़े योगदान को दिखाती है। और कमाल की बात यह है कि इसके ठीक बाद उन्होंने उर्दू में भी 14 रचनाएं लिखीं। ये दिखाता है कि उनकी पकड़ और लगाव दोनों ही भाषाओं से कितना गहरा था। और वो सिर्फ भाषा के नियमों पर बात करने वाले सिद्धांतवादी नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय और प्रतिभाशाली लेखक थे। इतिहास, कहानियां, व्याकरण, भूगोल, उन्होंने लगभग हर विधा में लिखा।
जिससे ये साबित होता है कि भाषा से उनका रिश्ता कितना व्यावहारिक और गहरा था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि उनकी इस विरासत का मूल्यांकन कैसे किया जाए, जो आज भी इतनी उलझी हुई है। ये बात तो सच है कि उनकी भाषा का जो सपना था वो पूरी तरह से सच नहीं हुआ। आज हम जो मानक हिंदी इस्तेमाल करते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आदर्शों के कहीं ज्यादा करीब है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शिव प्रसाद की भूमिका बिल्कुल बुनियादी यानी फाउंडेशनल थी। इस बात को महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन से और भी ज्यादा वजन मिलता है। उनका मानना था कि हिंदी के शुरुआती गद्य से उसके गवारूपन को हटाकर उसे एक सलीकेदार और शिष्ट भाषा बनाने में राजा शिवप्रसाद का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। और यहीं पर आकर ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर रुक जाता है। अगर भाषा हमारी पहचान बनाती है, तो सवाल ये उठता है कि राजा शिवप्रसाद अपनी भाषा के जरिए आखिर किस तरह की एक मिलीजुली पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आज बात करते हैं भारतेंद्र युग के एक ऐसे लेखक की जिन्हें आधुनिक हिंदी गद्य की नींव का पत्थर माना जाता है। जी हम बात कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट की। जरा सोचिए, हिंदी साहित्य के शायद सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें एक उपाधि दी, हिंदी का स्टील। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा सम्मान था। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों उन्हें स्टील कहा गया, और ऐसी क्या खास बात थी उनमें जो उन्हें अपने दौर का एक मजबूत स्तंभ बनाती है। आइए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि ये स्टील आखिर थे कौन और बालकृष्ण भट्ट से उनकी तुलना का मतलब क्या था। ये हैं बालकृष्ण भट्ट, 1844 में जन्मे भारतेंदु युग के एक ऐसे महारथी जो निबंधकार भी थे, नाटककार भी और एक निडर पत्रकार भी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, उन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा में काम किया। तो ये स्टील थे रिचर्ड स्टील, एक अंग्रेजी लेखक। उन्होंने अपने दौर में अंग्रेजी गद्य को, खासकर निबंध को, एक नई शक्ल दी, उसे आम लोगों तक पहुंचाया। ठीक यही काम बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य के लिए किया। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने उन्हें हिंदी का स्टील कहा। ये एक बहुत बड़ी तुलना थी। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उनके शुरुआती जीवन को देखते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को बनाया। ये कुछ तारीखें हैं जो उनके जीवन की कहानी कहती हैं। 1844 में प्रयागराज में जन्म हुआ, लेकिन 1877 का साल देखिए। ये वो साल था जब उन्होंने हिंदी प्रदीप की शुरुआत की, जो आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बन गया। कहते हैं ना, किसी भी इंसान की नींव उसके बचपन में रखी जाती है। भट्ट जी के मामले में उनकी मां पार्वती देवी का बहुत बड़ा हाथ था। वो खुद एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत महिला थीं और उन्हीं ने बालकृष्ण के मन में पढ़ाई लिखाई का वो बीज बोया जो आगे चलकर इतना बड़ा पेड़ बना। अब आते हैं उनके सबसे बड़े और सबसे जुनूनी काम पर, उनकी पत्रिका हिंदी प्रदीप। ये सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, ये एक आंदोलन था, एक मिशन था। 33 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, पूरे 33 सालों तक उन्होंने हर महीने हिंदी प्रदीप को निकाला। पैसों की कितनी भी तंगी आई, मुश्किलें आईं, पर उन्होंने इस पत्रिका को कभी रुकने नहीं दिया। ये उनका जुनून था। तो इस पत्रिका का मकसद क्या था? ये एक लाइन जो इसके मुख पृष्ठ पर छपती थी, सब कुछ बता देती है। मतलब ये एक ऐसी पत्रिका थी जो देश प्रेम से भरी हो, समाज के लिए हो और लोगों में ज्ञान और खुशी फैलाए। और यही बात हिंदी प्रदीप को उस दौर की बाकी पत्रिकाओं से बिल्कुल अलग बनाती थी। उस जमाने में जब ज्यादातर लोग आम विषयों पर लिख रहे थे, ये इकलौता ऐसा मंच था जहां गंभीर साहित्यिक आलोचना को जगह मिलती थी। एक तरह से हिंदी में आलोचना की विधा को खड़ा करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ हिंदी प्रदीप पर ही खत्म नहीं होती। बालकृष्ण भट्ट का कैनवस बहुत बहुत बड़ा था, 1000 से भी ज्यादा। जी हां, उन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखे और उनमें से 100 से ज्यादा तो इतने जबरदस्त माने जाते हैं कि आज भी पढ़े जाते हैं। ये उनकी सोच की गहराई और लिखने की कमाल की क्षमता को दिखाता है। देखिए, वो कितने वर्सटाइल थे। एक तरफ साहित्य सुमन जैसे बेहतरीन निबंध लिखे, तो दूसरी तरफ नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान जैसे उपन्यास भी लिखे। इतना ही नहीं, बाल विवाह जैसे नाटक लिखकर समाज की कुरीतियों पर सीधी चोट की और सच्ची समालोचना से हिंदी क्रिटिसिज्म को एक नई दिशा दी। तो आखिर में सवाल आता है, बालकृष्ण भट्ट की विरासत क्या है?
उन्हें अपने इस काम के लिए क्या सम्मान मिला? उनका असर बहुत गहरा था। वो भारतेंदु मंडल के एक अहम सदस्य थे। उन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया और इतिहास ने उन्हें हिंदी साहित्य का स्तंभ माना। पर एक मजेदार बात यह है कि उस जमाने में आज की तरह कोई बड़े बड़े साहित्यिक अवार्ड्स नहीं होते थे। कोई साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं था। तो फिर उनका असली सम्मान क्या था? उनका सबसे बड़ा सम्मान, उनका सबसे बड़ा अवार्ड किसी कमेटी से नहीं आया। वो आया सीधे उनके पाठकों के दिलों से। लोगों का वो प्यार और अपनापन, जिसकी वजह से उनकी पत्रिका 33 साल तक चलती रही, असल में वही उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। तो चलिए इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाए? उनकी बेखौफ पत्रकारिता, उनके सोचने पर मजबूर करने वाले निबंध, या फिर हिंदी गद्य को एक ठोस जमीन देने की उनकी जबरदस्त कोशिश? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम साहित्य में किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, नाम तो सुना ही होगा। हिंदी साहित्य के सबसे, कह सकते हैं, प्रभावशाली और उतने ही जटिल कवियों में से एक। आज हम उन्हीं की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले देखेंगे कि क्या बात उन्हें एक मॉडर्न पायनियर बनाती है। फिर उनके जीवन और उस दौर पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद उनकी कविताओं की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कविता के अलावा उन्होंने और क्या क्या लिखा। और आखिर में बात करेंगे उनकी विरासत की, जो आज भी जिंदा है। तो पहला सवाल, आखिर कौन थे गजानन माधव मुक्तिबोध? देखिए, उनकी कहानी शुरू करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। हम उनके जन्म से शुरू नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि उन लेबल से, उन नामों से जो उनके काम को दिए गए। और यहीं पर यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मतलब क्या है? क्योंकि सच तो यह है कि मुक्तिबोध ने इस शब्द को ही एक बिल्कुल नया, एक बहुत गहरा मतलब दे दिया। अब देखिए, उन्हें फैंटेसी का प्रणेता और भयानक खबरों का कवि कहा गया, लेकिन यह सिर्फ कोई कैची टाइटल नहीं थे। असल में ये क्रिटिक्स की एक कोशिश थी यह समझने की कि उनकी लेखनी में इतनी ताकत, इतनी बेचैनी कहाँ से आती है। एक ऐसी बेचैनी जो पढ़ने वाले को अंदर तक हिला दे। तो जब मुक्तिबोध फैंटेसी कहते हैं तो उनका मतलब परियों की कहानियों से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनके लिए फैंटेसी एक टूल था, एक साहित्यिक तरीका। किस चीज का? समाज टूट रहा है और उस टूटते समाज में इंसान के मन के अंदर जो अंधेरा है, जो उथल पुथल है, उसे बाहर लाने का। और ये दूसरा टाइटल, भयानक खबरों का कवि, ये सीधा सीधा उनकी कविता के तेवर को दिखाता है। वो सिर्फ कविता नहीं लिख रहे थे, वो तो एक सिस्टम के खिलाफ, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ अपना गुस्सा, अपना विरोध दर्ज कर रहे थे जो उनकी नज़र में पूरी तरह अन्यायपूर्ण और खोखली थी। तो सवाल उठता है कि ये गुस्सा, ये जटिलता, ये सब आया कहाँ से? देखिए, किसी भी लेखक के काम को समझने के लिए ना पहले उस इंसान को और उसके ज़माने को समझना पड़ता है। तो चलिए वही करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर। 1917 में जन्म हुआ, यानी आज़ादी से पहले, और 1964 में निधन। मतलब उन्होंने भारत के इतिहास का एक बहुत ही उथल पुथल वाला दौर देखा। आज़ादी की लड़ाई, बंटवारा, नया देश बनना, ये सब कुछ। और ये जो लगातार बदलाव हो रहे थे, जो बौद्धिक खोज चल रही थी, उसका असर उनके काम पर साफ साफ दिखता है। और सिर्फ दौर ही नहीं, उनके काम भी बहुत अलग अलग थे। वो टीचर थे, जर्नलिस्ट थे, रेडियो में भी काम किया। अब सोचिए, इतने सारे अलग अलग अनुभव, जाहिर है ये सब उनकी राइटिंग में एक अलग ही गहराई, एक मल्टी डायमेंशनल नजरिया लेकर आए। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए मुक्तिबोध सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी कविता। उनके दो सबसे बड़े कविता संग्रह हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। और इसमें जो सबसे दुख की बात है वो ये कि दोनों ही उनकी मौत के बाद छपे। इससे पता चलता है कि जिंदगी भर वो कितना संघर्ष करते रहे। और इन संग्रहों में कुछ कविताएं तो मतलब लेजेंडरी हैं, जैसे अंधेरे में। इसे हिंदी साहित्य की सबसे लंबी और ज़रूरी कविताओं में से एक माना जाता है। ये सिर्फ लंबी नहीं है, ये अपने आप में एक महाकाव्य है। मुक्तिबोध ने ये दिखाया कि कविता सिर्फ छोटे मोटे इमोशंस के लिए नहीं है, वो पूरे समाज का साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस भी अपने अंदर समेट सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुक्तिबोध सिर्फ कवि नहीं थे, उनका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। जरा इस पे नजर डालिए। कहानी संग्रह है काठ का सपना, उपन्यास भी है विपात्र, और फिर देखिए आलोचना, कामायनी एक पुनर्विचार,
मतलब एक तरफ वो फिक्शन लिख रहे हैं और दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी पर एक जबरदस्त क्रिटिकल एनालिसिस भी दे रहे हैं। ये उनकी रेंज दिखाता है। तो बात साफ है, मुक्तिबोध किसी एक खांचे में फिट होने वाले लेखक थे ही नहीं। उनकी जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी थी, जो जानने की भूख थी, वो उन्हें लिटरेचर के हर कोने तक ले गई। कहानी, नॉवेल, क्रिटिसिज्म, सब कुछ। और हाँ, उनका काम सिर्फ प्रभावशाली नहीं था, विवादास्पद भी था। उन्होंने स्कूलों के लिए एक इतिहास की किताब लिखी, भारत, इतिहास और संस्कृति, और उस पर बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा स्थापित विचारों को, स्टेटस को चैलेंज करते थे। वो डरते नहीं थे। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का आज क्या मतलब है? मुक्तिबोध की विरासत क्या है? चलिए इसी पर आते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी पब्लिकेशन पर ध्यान देना होगा, तार सप्तक। समझिए, हिंदी कविता में एक नया दौर शुरू हो रहा था, एक नया आंदोलन, और मुक्तिबोध ठीक उस आंदोलन के मोर्चे पर खड़े थे। उन्हें तार सप्तक के पहले कवि के तौर पर शामिल किया गया था। तार सप्तक कोई मामूली कविता की किताब नहीं थी। ये एक मैनिफेस्टो था, एक घोषणा पत्र उन 7 नए कवियों का जो कह रहे थे कि अब पुरानी ढर्रे वाली कविता नहीं चलेगी। और यहीं से हिंदी कविता में प्रयोगवाद की शुरुआत हुई, मतलब एक्सपेरिमेंट करने का दौर। नए आइडियाज, नई भाषा, नए स्टाइल। साल था 1943। ये तारीख हिंदी लिटरेचर में बहुत अहम है। तार सप्तक छपा और कविता की एक नई लहर चल पड़ी, और उस लहर में सबसे आगे कौन था? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चलिए आज की चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की दुनिया भी तो भयानक खबरों से भरी हुई है ना? ऐसे में एक ऐसा कवि जिसने आधी सदी से भी पहले अपने वक्त की सच्चाई का, उसकी जटिलताओं का इतनी बेबाकी से सामना किया, क्या वो आज भी हमें हमारी अपनी दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक नया नजरिया नहीं दे सकता?